Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक है, ये आज जो हमको जो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जितने भी हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, सारे पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल है विद मतलब इजी हैंड रिटन नोट्स। ठीक आज का जो हमारा टॉपिक है और हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी का, दैट्स बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। ये थर्ड चैप्टर है साइकोलॉजी में। तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा लेट पढ़ा है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे आगे आगे, मैं बताऊंगा क्यों मैंने इसको लेट पढ़ा है। ठीक और इसको हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सारा ख़त्म करेंगे पूरा चैप्टर वन शॉट में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने सिलेबस सारा कवर किया इसमें, ठीक, बट जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है इसमें पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद ठीक है जो आपके रिलेटेड जो टॉपिक है विद अदर दीज चैप्टर्स, ठीक है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर का मीनिंग ये है कि जो बिहेवियर होता है, चाहे एनिमल्स चाहे ह्यूमन्स का, ठीक है, वो कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल चेंज, अकॉर्डिंग टू द एनाटमिकल चेंज। ठीक है, जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंज या एनाटमिकल चेंज आते हैं एक ह्यूमन में, एक इंसान में, ठीक है, एक इंडिविजुअल में, उसकी वजह से कौन से चेंजेस आते हैं एक इंडिविजुअल के उस बिहेवियर में। ठीक है, ठीक। और फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे चेंजेस आने आएंगे उसके, मतलब जो हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से बिहेवियर में चेंज आते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, ठीक, जब हार्मोन्स जो जब फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है, उसके उस वक्त कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, तो उसकी वजह से भी इंसान का जो बिहेवियर वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन। द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर सेड टू बी टू एनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज। मतलब जो बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का, ठीक, वो कैसे होता है, ठीक है, ड्यू टू एनाटमिकल, या तो फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से या एनाटमिकल चेंज की वजह से, सच एज केमिकल रिएक्शंस इन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल उसके नर्वस सिस्टम में कोई भी चेंज, केमिकल मतलब जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, उनमें चेंज आ गई, तो जब उनमें चेंज आएगी, ठीक है, तब जाके उसके बिहेवियर में भी चेंज आएंगे। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स में चेंज आ गई, ठीक है, हार्मोन्स में जब चेंज आएगी ना, तब जाके एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में क्या आएगी, चेंज आएगी। ठीक है। द बायोलॉजिस्ट psychologist sorry biopsychologist they suggest that biological functions and structure determine behavior। ये मतलब बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होती है, ठीक है, या स्ट्रक्चर जो होता है, दे डिटरमाइन द बिहेवियर। ठीक, फॉर एग्जांपल जो अंदर इंसान का जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, उनका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो ठीक होगा, तब जाके एक बिहेवियर में कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आएगी, कोई अल्टरनेशन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजिकली जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होती है, ठीक है, उनमें अगर चेंज आ गए, उनमें अगर अल्ट्रेशन आ गई, तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में भी अल्ट्रेशन आती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, पीपल कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे डोंट हैव विंग्स। ठीक, ये एक मतलब बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, वो फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उनमें विंग्स नहीं, अगर विंग्स होंगे तो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर विंग्स आएंगे तो वो क्या होगी, चेंज आ गई ना, तो उसकी वजह से बिहेवियर में भी चेंज आएगी, बिहेवियर इन द सेंस कि वो फ्लाई करने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बायोसाइकोलॉजिस्ट्स आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल कॉजेज फॉर behavior and individual differences and development through lifespan and biological systems such as nervous system and endocrine system। इसका मतलब ये कि जो बायोसाइकोलॉजिस्ट्स थे, उन्होंने आइडेंटिफाई, उन्होंने देखा जितने भी बायोलॉजिकल, जितने मतलब जितना भी बिहेवियर होता है, जो भी बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का, वो कैसे चेंज होता है, उसके मतलब उसका कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है, दैट्स बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, उसका जो कारण होता है, दैट्स बायोलॉजिकल फंक्शंस में अगर कोई भी चेंज आएगी तो इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आती है। ठीक है, मतलब थ्रू आउट हिज और हर लाइफ
स्पैन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज, फॉर एग्जांपल इसमें इंक्लूड होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, जब मैंने बोला बायोलॉजिकल फंक्शन इसमें इंक्लूड किया उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, सच एज नर्वस सिस्टम में अगर चेंज आएगी, ठीक है, तो इंसान के बिहेवियर में चेंज आएगी। एंडोक्राइन सिस्टम में उन्होंने मतलब यहाँ पे फोकस इन्हीं दो पे किया है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इसीलिए इसमें हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन सिस्टम भी, ठीक है। तो जितना आपके लिए वहाँ पे एग्जाम में आता है, जितना आपके सिलेबस में है, और उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम मैंने बट यहाँ पे नहीं लिया, वो आप पढ़ोगे इंशाल्लाह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक। Therefore, behavioral change could be due to change in the nervous system, ठीक है, ये मैंने आपको बोला। जितने भी behavioral change आती है एक इंडिविजुअल में, वो किसकी वजह से आती है? जब चेंज आएगी किस में? नर्वस सिस्टम में। जब चेंज आएगी किस में? एंडोक्राइन सिस्टम में। जब चेंज आएगी किस में? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में। जब चेंज आएगी जेनेटिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, तब जाके इंडिविजुअल में क्या आती है? बिहेवियर में, जो उसका बिहेवियर होता है उसमें चेंज आती है, ठीक। उसके बाद जो इसमें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपको आएगा, डेफिनेटली इसको 10 स्टार लगा लेना, ठीक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आएगा। देखो आपका जो इंटरनल भी तकरीबन हो जाएंगे जल्दी स्टार्ट, ठीक है, आई थिंक ऐसे भी कॉलेजेस है जिनमें हुए हैं स्टार्ट, बट अभी मतलब जो मैक्सिमम कॉलेज है उनमें हो जाएंगे स्टार्ट इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा जो पेंडिंग चैप्टर्स है इनको मैं वन शॉट में ख़त्म करूंगा। और ये मत सोचना कि स्किप करेगा कुछ या कंटेंट कम देगा, आप देख लेना, मतलब कंटेंट उतना ही है और मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप सिलेबस भी चेक किया करो, ठीक है। या जब भी अगर फॉर एग्जांपल इस पे नहीं पढ़ोगे, मेरे से नहीं पढ़ोगे, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, पहले सिलेबस चेक किया करना, ठीक है, क्योंकि इससे भी यूट्यूबर्स होते हैं वो सिलेबस के बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बॉडी माइंड रिलेशनशिप अब हम देखेंगे। देखो बॉडी माइंड रिलेशनशिप मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल के बॉडी में चेंज आ गई तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ जाएगा? माइंड पे। या माइंड में कोई भी चेंज आएंगे, ठीक है, वो किस पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा? उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ जाएगा? बॉडी पे, ठीक है, ठीक। तो यही मतलब कहता है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। A complex interrelationship exists between mind and body, ठीक। This means इसका मतलब ये है कि that thoughts, feelings, beliefs and attitudes can positively or negatively affect biological functioning, ठीक है। या तो फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में चेंज आ गई, या तो फिर वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे, किस पे अफेक्ट डालेगा? किस पे? माइंड पे। अगर माइंड में चेंज आ गई वो भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा किसको? बॉडी पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड व्हाट वन डू विद फिजिकल बॉडी, मतलब अगर हम दूसरे भाषा में देखेंगे, अगर कोई इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल अपने फिजिकल बॉडी के साथ कुछ भी कर लेता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ जाता है? किस पे पड़ता है? मेंटल स्टेट पे, एक इंडिविजुअल के मेंटल स्टेट पे, ठीक है, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, या तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ जाएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ मेंटल फंक्शंस ऑन बॉडी, ठीक, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसी के साथ है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। जो माइंड है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ जाता है बॉडी पे, ठीक है, इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे लिख लेना, या तो इफेक्ट्स ऑफ माइंड ऑन बॉडी या इफेक्ट्स ऑफ मेंटल फंक्शंस ऑन बॉडी, ये सेम है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये याद रख लेना, ठीक है, इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन लीड्स टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, अब मैं उसको मोटिवेशन करने लगा, मतलब मोटिवेट करने लगा, जब उसको एटलीस्ट फाइनली उसको वो मोटिवेट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द सेंस कि वो पढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पढ़ने लगता है, कोई भी काम करना होगा वो जल्दी जल्दी कर लेता है, उसकी वजह से जो इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ होती है, और उसका जो गोल होता है वो गोल डायरेक्टेड, उसका जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, मतलब वो गोल को अचीव करने के लिए मतलब बहुत कुछ करता है फिर, ठीक है, जो उसका गोल है ठीक है, जो उसका बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड बन जाता है, टुवर्ड्स द गोल फिर वो काम करता है, ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से? मोटिवेशन की वजह से। तो इसका मतलब मोटिवेशन जब किया, ठीक है, ये क्या था? मेंटली एक मतलब स्टेटस है, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी पे ये असर पड़ गया, बॉडी पे क्या असर पड़ गया? फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ गई और उसका गोल जो है, उसका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड बन गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, unconscious motivation and conflicts give rise to many physical complaints and neurotic disorders like conversion hysteria, ठीक है, and other physical problems, peptic ulcers। इसका मतलब क्या हुआ? अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल कोई किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट कर रहा है बट अनकॉन्शियसली, ठीक है, मतलब वो मोटिवेट कर रहा है उसको, ठीक है,
बट मोटिवेट करने के दो तरीके, एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा नेगेटिव, उसको नेगेटिव मोटिवेशन दे रहा है, ठीक। और फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, एक इंडिविजुअल के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उसके फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है, फिजिकल कंप्लेंट्स पे क्या पड़ जाता है, असर पड़ जाता है। लाइक उसके फॉर एग्जांपल इसमें आता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स लाइक कन्वर्शन हिस्टीरिया। कन्वर्शन हिस्टीरिया में इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो इंडिविजुअल के जो सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग जो होती है ना, वो इफेक्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। किसमें, कन्वर्जन हिस्टेरिया में। इसमें जो इंडिविजुअल के सेंसरी एंड मोटर फंक्शनिंग जो होती है, प्रोसेस जो होती है, वो क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है, ठीक। और क्या होता है इसमें, एंड अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। पेप्टिक अल्सर इन द सेंस के इसमें सोर्स प्रोड्यूस होते हैं किसमें, पेप्टिक मतलब इसमें डिडोनम में प्रोड्यूस होता है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो स्टोमक, ठीक है, याद रख लेना। अगर ऊसोफेजल तो ऊसोफेगस में, ठीक। यहाँ पे पेप्टिक इन द सेंस के इसका मतलब यह है कि डिडोनम में सोर्स पर अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ठीक। तो अनकॉन्शियस मोटिवेशन मतलब माइंड के रिलेटेड है, जो ये हिस्टीरिया है, ठीक है, या पेप्टिक अल्सर, ये क्या है, फिजिकल बॉडी के रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इमोशंस लेड टू मनी फिजिकल चेंज लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्वेटिंग एक्स्ट्रा। देखो जब इमोशंस होते हैं ना, एक इंसान इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग आने लगती है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आपने ये सुना होगा जब भी कोई इंडिविजुअल, ठीक, इमोशंस मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके इमोशनल जो स्टेट है वो हाई होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। हम बोलेंगे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाते हैं, स्वेटिंग होती है, ठीक। तो ये है इसके इफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, अनप्लीजेंट इमोशंस सच एज वरी, ठीक है, कोई इंसान को बहुत ज़्यादा वरी है, ठीक है, वो डरता है, शरारती है, जेलसी कॉज हेडेक, इंडाइजेशन, लैक ऑफ एपिटाइट। इसकी वजह से क्या होता है, देखो ये क्या है, मेंटल फंक्शनिंग जो अनप्लीजेंट है, इमोशंस फॉर एग्जांपल वरी, फियर, एंग्री, जेलसी, ये क्या मेंटल फंक्शंस। तो उसकी वजह से फिजिकल बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ जाता है, हेडेक हो जाता है, इंडाइजेशन मतलब फूड डाइजेस्ट पूरा नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ एपिटाइट, इंसान मतलब बहुत थका हुआ लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में, डीप, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत सोचता है, उसकी वजह से मतलब इंसान को लगता है कि फिजिकल फैटिग मतलब वो थका हुआ लगता है, ठीक है। जब इंसान बहुत सोचता हो ना, उसकी वजह से एक तो हेडेक भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे, फिर ये फैटिग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मेंटल स्टेट ऑफ एंजाइटी कॉजेज यू टू प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स। जब फॉर एग्जांपल एंजाइटी होती है ना किसी इंडिविजुअल को, उसको फिर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी उस वक्त क्या होता है, एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी क्या है, मेंटल स्टेट है, उसकी वजह से क्या पड़ जाता है, जो हार्मोन्स है, फिजिकल हार्मोन, सॉरी स्ट्रेस हार्मोन्स, वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन माइंड। हमने अभी क्या देखा, इफेक्ट्स ऑफ माइंड ऑन बॉडी। अब हम देखेंगे मतलब जो बॉडी है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ जाते हैं एक माइंड पे, ठीक। पहला इसमें पॉइंट, फिजिकल फैटिग। देखो आप ये वाला याद रखो, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ये वाले याद रख लेना, ये वाले पॉइंट्स, और इनका उल्टा फिर उसमें कर लेना, ठीक है। मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले हम देखेंगे। फिजिकल फैटिग अफेक्ट्स मूड एंड रिड्यूसेस मोटिवेशन, इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा। देखो जब इंसान थका हुआ होता है ना बहुत ज़्यादा काम पे, फॉर एग्जांपल कोई इंसान काम पे है, ठीक, अब वो शाम को घर आए, वो क्या होगा, फैटिग, थका हुआ होगा, उसकी वजह से उसका मूड रिड्यूस होता है, ठीक, मोटिवेशन कम हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं होता है, कंसंट्रेशन कम होती है जब इंसान थका हुआ होता है। तो ये है मतलब बॉडी, फिजिकल फैटिग, उसका इम्पैक्ट क्या है माइंड पे, उसकी जो मोटिवेशन का रिड्यूस होती है, इंटरेस्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन, ठीक। अब इसका उल्टा क्या करोगे आप, जब इंसान को कोई कंसंट्रेशन नहीं होती है किसी में, या कोई मतलब मोटिवेट नहीं कर रहा है को, तो उसका उसका जो असर किस पे, बॉडी पे क्या पड़ जाता है, वो फिजिकली फिटिग लगता है उसको, मतलब वो फिजिकल फिटिग बन जाता है। तो इसका उल्टा कर लेना आपको, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर थायराइडिज्म लीड्स टू रेस्टलेस मेंटल एक्टिविटीज एंड एट टाइम्स ओवर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, रेस्टलेस मेंटल एक्टिविटीज लग जाती है, ठीक है, एंड एट टाइम्स ओवर एक्साइटेबिलिटी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथायराइडिज्म लीड्स टू लेथर्जी एंड लो इंटेलिजेंस, जैसे कि क्रिटिनिज्म में आपने पढ़ा होगा, इसमें इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, लो इंटेलिजेंस होती है इसमें, ठीक, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से।
देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा फिर से। देखो हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है आपने पढ़ा होगा। हाइपरथायराइडिज्म में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, थायराइड हार्मोन्स, उनकी लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। थायराइड हार्मोन्स किसके लिए होते हैं, वो किस काम आते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हो गए तो मेटाबॉलिज्म, इंसान की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से इंसान का जो मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है बॉडी पे, एक तो वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। वेट लॉस जब हो जाएगा, ठीक, तो इंसान को लगेगा फटीग लग जाएगा, ठीक है, रेस्टलेसनेस लग जाएगा उसको। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने लिखा है लीड्स टू रेस्टलेसनेस, मेंटल एक्टिविटीज एंड एट टाइम्स ओवर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे और लिख लेना, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है, फटीग हो सकता है, ठीक है। किसकी वजह से, हाइपरथायराइड। इसका उल्टा आप कर लो, किसमें, हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म में इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं ना हाइपर हाइपर में ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं क्रिटिनिज्म, किसमें, हाइपो में, ठीक। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जब इंसान का जो वेट वो गेन हो जाता है, वेट गेन जब हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से इंसान लेथर्जिक बनता है, लो इंटेलिजेंस होती है इसमें, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन माइंड, ठीक है। बॉडी मतलब का क्या असर पड़ता है किस पे, मतलब माइंड पे। देखो यहाँ पे लो इंटेलिजेंस हो ना, मेंटल मेंटल स्टेटस पे इफेक्ट किया है इसने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बॉडी पे कैसे असर पड़ता है। यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म मैंने बोला वेट लॉस, वेट लॉस किसके रिलेटेड है, बॉडी के रिलेटेड। यहाँ पे ओवर एक्साइटेबिलिटी, मैंने यहाँ पे बोला जो ये ओवर एक्साइटेबिलिटी, इसकी वजह से क्या हुआ, मेंटल एक्टिविटीज क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह किसकी वजह से, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कॉन्स्टिपेशन कॉजेज इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन। कॉन्स्टिपेशन आपको पता होगा, उसकी वजह से इरिटेबल होता है इंसान, डिप्रेशन हो जाता है, किसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, बॉडी फंक्शनिंग है, ठीक है, उसकी वजह से। डिप्रेशन क्या है, मेंटल फंक्शनिंग, तो इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन माइंड, ठीक। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, फिजिकल बॉडी के रिलेटेड है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू मेंटल ओवर एक्टिविटी। मैंने अभी बोला वहां पे, जब मेंटल मतलब ये होता है, मेंटल ओवर एक्टिविटी होगी या इरिटेबिलिटी होगी या टेंशन होती है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका आप उल्टा उसमें लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला आप ये वाले याद करो, ये ईजी है थोड़ा सा, ये वाले पॉइंट्स याद करो या फिर उसमें उल्टा कर लोगे, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे यहाँ पे और एक पॉइंट है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ठीक है, इरिटेबिलिटी, टेंशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, स्टिमुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट्स इन एक्सपीरियंसिंग इमोशंस। देखो जब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है ना, उसकी वजह से इमोशंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, इमोशंस बढ़ जाते हैं। या आप इसका उल्टा उसमें लिख सकते हो, इमोशंस की वजह से क्या होता है, ये स्टिमुलेट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ब्रेन इंजरी अफेक्ट्स मेनी साइकोलॉजिकल फंक्शंस या कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है। ब्रेन इंजरी अगर हो जाएगी उसकी वजह से अफेक्ट हो जाती है बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शंस, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस, जिसमें आते हैं फॉर एग्जांपल परसेप्शन, ठीक है, थिंकिंग आती है उसमें, मेमोरी आती है इसमें, ठीक है। ये सारे क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेता हूँ, आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मैं पानी पी लेता हूँ, इसलिए मैं इसको ऑन ऑफ कर लेता हूँ, तो इसकी वजह से इरिटेट मत हो जाना प्लीज़। यहाँ पे देखो आप, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। Behavioral genetics is a branch of psychology that attempts to allocate and explain genetic and environmental contributions to human behavior. ये किसने दिया था, ये जेनेटिक्स में, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। बिहेवियर जेनेटिक्स एसोसिएशन ने ये वाली बोली थी, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो बिहेवियरल जेनेटिक्स है ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी का, मतलब ये बोल रहा है कि जो ये जो बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का, ठीक है, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, किसका, जेनेटिक्स का या इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट या जेनेटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट के, किस पे, एक ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना, ऑल ह्यूमन बिहेवियर ट्रेट्स और हेरिटेबल, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हेरिटेबल होता है, ठीक है, हेरिटेबल होता है इफ दे आर अफेक्टेड टू सम डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अगर अफेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इंसान का जो जेनेटिक वेरिएशन आती है ना, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन भी आती है,
तो उसकी वजह से जो इंसान का बिहेवियर होता है वो चेंज हो सकता है। अगर जेनेटिक वेरिएशन आ गई, इंसान का बिहेवियर चेंज हो गया। अगर इन्वायरमेंटल वेरिएशन आ गई, जो इंसान का बिहेवियर भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। अब हम देखेंगे मतलब इनहेरिटेंस ऑफ द जीनस, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ जीनस कैसे होती है, देखो ये आपने पढ़ा है, ठीक। ये आपने पढ़ा है मेंडलिज्म में भी या रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हो। मेंडल में तो आप वो प्लांट्स का पढ़ते हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारा वही लिखा है, आपको ये समझ आएगा। मैं बस इसको पढ़ूंगा, आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। When the sperm of a man fuses with matured ovum, ठीक, देखो आपको ये खुद समझ आएगा। मैं बस यहाँ पे डिक्टेट करूंगा, इसको हाईलाइट करूंगा। Of woman, it's the most crucial event when sperm and ovum determine the sex, biological and psychological characteristics of emerging individual, ठीक है। The individual is a psychobiological organism emerged out of interaction of heredity and environment, ठीक है। In humans, each cell normally consists of 23 pairs of chromosomes. आपको पता है हर एक मतलब जो सेल होते हैं ह्यूमंस में, उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, फॉर अ टोटल ऑफ 46। टोटल कितने आते हैं, 46। 22 ऑफ दीज पेयर्स कॉल्ड ऑटोसोम्स। देखो 22 जो पेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, बट जो 23rd पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। Look the same in both males and females. The 23rd pair, the sex chromosomes, differ between males and females, ठीक है। ये डिफर करती है। जो देखो 22 क्या होते हैं, 22 होते हैं सेम, ठीक है, ऑटोसोम्स, बट जो 23rd पेयर होती है वो डिफर करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल्स की बात करूंगा, उनमें क्या होता है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, बट जो फीमेल्स में उनमें क्या होता है, एक्स एक्स, करते हैं ना डिफर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल इज है 2 कॉपीज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्स होता है क्रोमोसोम, वेल मेल इज हैव एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, ठीक। इट्स द लास्ट पेयर विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये लास्ट पेयर, यही 23rd पेयर जो एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है, वेदर शी इज फीमेल और ही इज मेल, ठीक है। कौन करता है डिटरमाइन, कौन सा मतलब पेयर, 23rd पेयर, लास्ट पेयर डिटरमाइन करती है एक इंडिविजुअल का सेक्स, ठीक। It's purely by chance that a particular sperm fuses with a particular ovum to form a zygote. Moreover, which chromosome from ovum will pair with which chromosome from sperm depends upon a chance. मतलब ये चांस होता है, फीमेल कब बन जाएगी, मेल कब बन जाएगी, ठीक है। ये एक चांस होता है जब एक्स एक्स मतलब फॉर एग्जांपल फीमेल का, यहाँ पे दिखाता हूँ ये फीमेल ये मेल, ठीक। जब ये दो मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, फीमेल बन जाएगी, ठीक। यहाँ पे दिखाता हूँ, जब ये वाले दो एक्स वाई मिल जाएंगे तो मेल, ये क्या है, फीमेल, ठीक है। अब जब ये वाले मिल जाएंगे तो एक्स एक्स, फिर से फीमेल, अब ये वाले एक्स वाई, ठीक है। हमने गलत मत किया। ये वाले एक्स एक्स, ठीक है, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, a million of permutations and combination is possible for the union of chromosome which contains genes, ठीक है। ये बोल रहा है मतलब बहुत सारी कॉम्बिनेशंस, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल होती है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की, किसके साथ मिलेगा, ठीक है। उन क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। दैट एक्सप्लेन वाई नॉट टू इंडिविजुअल्स आर परफेक्टली आइडेंटिकल, ठीक है। जब जीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स क्यों नहीं होते हैं, क्या आइडेंटिकल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेल का एक्स आएगा, फीमेल क्या फीमेल सॉरी मेल का वाई आएगा, ठीक है, फीमेल का क्या क्रोमोसोम आएगा, एक्स, तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा, ठीक है। कभी कभार जीन्स होते हैं डिफरेंट, सिंपल सी बात, सिंपल आप याद रख लो, जीन्स होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे, उसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, बट एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ बीड लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड जीनस, ठीक है। जीनस होते हैं क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट। जीनस आर द ट्रू कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स, जो जीनस होते हैं यही कैरी करते हैं, क्या ट्रेट्स को कैरी करते हैं। देखो ये आपने पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको ऐसे रवानी पढ़ रहा हूँ, ठीक। सो दे डिटरमाइन वेरियस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। यही जो जीनस होते हैं यही डिटरमाइन करते हैं फिजिकल या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स किसके, इंडिविजुअल के। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ स्किन एंड आई, द हाइट, स्किन टेक्सचर, इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारी जो ये चीज़ें हैं ये कौन डिटरमाइन करते हैं, जीनस करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, डिफरेंट रीजन जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जीन्स होंगे, ठीक है। तो हर एक जीन का एक अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, वो अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स पे, किस पे, क्रोमोसोम पे। ऑफन द जेनेटिक जीनस डिटरमाइन ए कैरेक्टरिस्टिक और नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। अक्सर जो जीनस जो डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक फीचर करते हैं वो क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। दे आर heterogenetic वेयर वन जीन इज डोमिनेंट ओवर द अदर, ठीक है, विच इज सेड टू बी रिसेसिव, ठीक है। दो जो जीनस होते हैं, दे आर मतलब जो डोमिनेंट वाला जीन होता है हम उसको कहते हैं, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट, और अदर जो उस पे डोमिनेंट होता है दूसरे पे, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। दस द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेन्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होती है एक इंडिविजुअल की, जो उसको क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे होते हैं डोमिनेंट जीनस भी और रिसेसिव जीनस भी, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली प्रोड्यूसर और द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट जीन। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एक इंडिविजुअल में, वो कैसे, वो किसकी किसके एक्सप्रेशन की वजह से होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमिनेंट जीन, ठीक है। रिसेसिव होता है वो तो डोमिनेंट मत होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे थे अभी, हेरिडिटी, ठीक है, कैसे वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स। ये आपने पढ़ा है और फिर भी यहाँ में मैंने लिया ताकि आपको समझ आए। आप बोलोगे कि आपने स्किप किया वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं स्किप किया, मैंने इसीलिए यहाँ पे लाया। फिर आप बोलते हो ना अब हम अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक है दैट्स ब्रेन एंड बिहेवियर, ठीक है, अब हम वही देखेंगे, ब्रेन एंड बिहेवियर, ठीक है। देखो, कि आपको पढ़ना है एक तो नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसका, उतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और आपके एग्जाम में जब आएगा आपका नहीं आता एग्जाम में, जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप है वही आएगा एग्जाम में, वो उसको नहीं छोड़ देना, ठीक है। अगर इनमें भी आया क्वेश्चन वहाँ पढ़ेंगे, फिर भी नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ पे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया यहाँ पे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। जो एंटायर जो बिहेवियर होता है ना एक इंसान का, उसको कौन कंट्रोल करता है, इट्स कंट्रोल्ड बाय कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो इंसान का जो बिहेवियर होता है वो कौन मैनेज कर लेता है, इट्स मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो एक इंडिविजुअल होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये किस पे डिपेंड होता है, जजमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बताऊंगा, एक जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, वो कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, ठीक है, वो कौन जज करेगा उसको, वो जज करेगा ब्रेन। तो हो गया ना, मतलब ब्रेन इन मतलब इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। एक इंसान का बिहेवियर क्या रहेगा वो कौन जज करेगा, उसका ब्रेन जज करता है, ठीक है। जो सेंस इंप्रेशंस होते हैं या सेंस मतलब सेंस इंप्रेशंस जो होते हैं, विच आर रिसीव्ड थ्रू सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। जितने भी सेंस इंप्रेशंस होते हैं जो रिसीव होते हैं किन से, सेंस ऑर्गन्स के, दे डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस, ठीक है, उनमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अनलेस दे आर गिवन मीनिंग बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब तक ना वो पहले नर्वस सिस्टम के पास भेजेंगे, उसके बाद नर्वस सिस्टम क्या उन पे मतलब मीनिंग एक निकालेंगे, ये क्या है वो क्या है, तब जाके उनमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, या नर्वस टिश्यूज एज अ होल हेल्प्स इन टास्क ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एनी डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सीरियसली अफेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। मतलब ये बोल रहा है कोई भी डिफेक्ट हो अगर होगा, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में कोई भी डिफेक्ट होगा, वो किस पे इफेक्ट पड़ जाता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, आप देखो, इंसान का जो इमोशनल बिहेवियर होता है वो भी इन्फ्लुएंस होता है किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है। इंसान का जो इमोशनल बिहेवियर होता है दैट्स आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्वस सिस्टम, स्पेशली एट द टाइम ऑफ एंगर, ठीक है। जब एंगर होता है, फियर होता है, ठीक है, या अदर इमोशनल जो चेंजेस आते हैं इंसान में, वो कौन इन्फ्लुएंस करता है, नर्वस सिस्टम पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इमोशनल मतलब अगर इमोशनल आउटबर्स्ट्स होते हैं, ठीक है, इमोशनल आउटबर्स्ट्स होते हैं, ठीक, नर्व टिश्यू का चेंज इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। जो नर्व टिश्यू होती है, नर्वस सिस्टम होती है, जो हार्मोन्स होते हैं ना उनमें सिक्रीशंस में चेंज लाता है बाय सम ग्लैंड्स एंड कंसिक्वेंटली इन्फ्लुएंस द इमोशनल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इमोशनल चेंज आ गई, ठीक है, एक इंडिविजुअल में इमोशनल चेंज आ गई, ठीक,
उसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या काम करेगा, वो किसी भी ग्लैंड को मतलब फॉर एग्जांपल ऑर्डर बोलेगा आपको ये हार्मोन्स सिक्रेट करने हैं, ठीक है। वो हार्मोन्स सिक्रेट करेगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द इमोशनल चेंजेस ऑकरिंग इन द इंडिविजुअल, ठीक है। जितने भी इमोशनल चेंज आती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हार्मोन सिक्रेट करेगा, फिर जाके जो इस इंडिविजुअल के जो इमोशनल चेंजेस है उनको कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थॉट एंड मूवमेंट दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स व्हेन इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड इन नर्वस सिस्टम, ठीक है। दीज सेल्स रिलेट इंफॉर्मेशन बैक टू स्पेसिफिक सेंटर्स ऑफ द ब्रेन वेयर इट कैन बी प्रोसेस्ड एंड एन appropriate reaction can be generated. Several chemicals are also located in the brain which helps the body to maintain homeostasis or a sense of overall comfort and calm as its basic needs are met. Keeping these chemicals balanced and the nerve cells फायरिंग प्रॉपरली और एसेंशियल टू हेल्दी फंक्शन, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा अब ये बचा पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, ये एग्जाम में आता है आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया, एग्जाम में ये जरूर आएगा, ठीक। किस में, इसी में साइकोलॉजी में, न कि इसमें नर्वस सिस्टम में तो नहीं है, उसमें भी आ सकता है बट यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है। देखो द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें होते हैं 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। पहले हम देखेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आप फिर मतलब पढ़ोगे किस में, नर्वस, यहाँ में ना नर्वस सिस्टम में, हिंड ब्रेन में, मतलब एक्चुअली ये सारा वहीं पे पढ़ोगे, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इसमें आते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। ये किसका पार्ट है सेरिब्रम, ये आता है ना इसमें फोर ब्रेन में, ठीक है। सेरिब्रम किसका पार्ट है, ये आता है किसमें, फोर ब्रेन में, याद रख लेना। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, आपको पता है जो सेरिब्रम होता है इट्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ ब्रेन फंक्शन, ठीक है। ये किसके लिए, मतलब जो मोस्ट ब्रेन, मतलब ब्रेन की जो फंक्शंस होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट्स डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, द टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक है टेम्पोरल लोब, दूसरा क्या है इसमें ऑस्टल लोब, पैराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब, ठीक है। इसमें 4 लोब्स आते हैं, टेम्पोरल लोब, ऑस्टल, पैराइटल एंड फ्रंटल लोब, ठीक। Next point, the cerebrum is divided into a right and left hemisphere, ठीक है, which are connected by axons that relay messages from one to another। जो cerebrum होता है ये डिवाइड किया गया है 2 कंपार्टमेंट्स में, मतलब 2 हेमिस्फीयर्स में। अगर फॉर एग्जांपल ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये क्या है राइट हेमिस्फीयर। ये किसको, मतलब किसके 2 हेमिस्फीयर्स है, सेरिब्रम के, ठीक। और इनको जो कनेक्ट कर लेता है ना, दोनों को यहाँ पे नहीं लिखा होगा शायद, उसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और इनके बीच में एक्सोनस होते हैं जो मैसेजेस मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिले करते हैं, या एक्सोनस होते हैं इनमें देट रिले मैसेजेस फ्रॉम वन अनदर, ठीक। दिस मैटर इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स व्हिच कैरी signals between the organ and the nerve cells which run through the body, ठीक है। देखो मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक, इसलिए मैं इसको ऑन ऑफ कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे फ्रंटल लोब, ठीक। फ्रंटल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर क्रिएटिव थॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्ट, जजमेंट, बिहेवियर, मतलब इसकी फंक्शन, ठीक है। फ्रंटल लोब अटेंशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फिजिकल रिएक्शंस, मसल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, स्मेल एंड पर्सनैलिटी, आपको खुद समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद पैराइटल लोब के फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रहेंशन, विजुअल फंक्शंस, लैंग्वेज, रीडिंग, इंटरनल स्टिमुलाई, टैक्टाइल सेंसेशन एंड सेंसरी कंप्रहेंशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट सेंसरी कॉर्टेक्स इसी में आता है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिलेड फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, मतलब जो स्पाइनल कार्ड इंफॉर्मेशन देता है वो को रिसीव करेगा सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक। रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे आर मूविंग, मतलब किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा, पोजीशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे आर मूविंग, वो कैसे चलते हैं, ठीक है, वो को रिसीव करेगा सेंसरी कॉर्टेक्स। उसके बाद मोटर कॉर्टेक्स, दिस हेल्प्स द ब्रेन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मूवमेंट्स थ्रू द आउट द बॉडी, ये हेल्प करता है मॉनिटर करता है, ठीक है, एंड कंट्रोल मूवमेंट्स थ्रू आउट द बॉडी, मतलब मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है कौन, मोटर कॉर्टेक्स। उसके बाद हम सेकंड लोब देखेंगे, दैट्स टेम्पोरल लोब। द टेम्पोरल लोब कंट्रोल्स विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, लोब इसकी फंक्शंस, ठीक, ये आता है एग्जाम में आएगा जरूर। टेम्पोरल लोब क्या करता है, टेम्पोरल लोब ये कंट्रोल करता है विजुअल, मतलब देखने वेखने में, ठीक है, एंड ऑडिटरी, ठीक है, मेमोरीज। यहाँ पे देखो इनकी पोजीशन, लोब्स ऑफ सेरिब्रम, ये देखो यहाँ पे है पैराइटल लोब, ठीक है, ये है ऑस्टल लोब, टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब। उसके बाद थर्ड दैट्स ऑस्टल लोब, ठीक है, ये फोर्थ है, सॉरी, लोकेटेड इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये कहाँ पे होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, इन द बैक ऑफ हेड,
हेड के बैक पे। इट हेल्प्स टू कंट्रोल विजन, मतलब विजन देखने विखने में ये मदद करता है, ठीक है। कौन? ऑस्पिटल लोब, याद रख लेना लोब इसकी फंक्शन, पहले मैं रिपीट कर लेता हूँ। ऑस्पिटल लोब की फंक्शन, इट हेल्प्स टू कंट्रोल विजन। उसके बाद जो टेम्पोरल लोब है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरीज। उसके बाद पैराटल लोब रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्रहेंशन, विजुअल फंक्शनिंग, लैंग्वेज, रीडिंग, ठीक है, ये सारा। उसके बाद फ्रंटल लोब रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिव थॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्ट, जजमेंट, बिहेवियर, अटेंशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फिजिकल रिएक्शंस, मसल मूवमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, सेरिबेलम के बारे में, ठीक। इसको लिख लेना, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना सेरिबेलम में, कॉपी पे लिख लेना। जो सेरिबेलम होता है ना, थोड़ी सी मतलब इसकी फंक्शंस देखेंगे। इसको हम, इट्स आल्सो रिफर टू एज लिटिल ब्रेन, ठीक है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये बुक में है, ठीक है, लिटिल ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन भी। एंड इट कंट्रोल्स एसेंशियल बॉडी फंक्शंस सच एज, ये क्या करता है? कंट्रोल कौन से फंक्शंस को, ये लिख लेना, इसके फंक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलूंगा ना वो आएगा एग्जाम में, याद रख लेना। किसके मतलब कौन से एसेंशियल फंक्शंस ये कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इसके पोस्चर, पोस्चर को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अलाउइंग ह्यूमंस टू मूव प्रॉपर्ली एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो ये मूव मतलब इंडिविजुअल उसको अलो करता है, मतलब वो एक प्रॉपर वे में चल सके, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन पे भी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और जो मूवमेंट्स होते हैं उनको भी कंट्रोल कर लेता है। कौन? सेरिबेलम, ठीक। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, लिम्बिक सिस्टम। द लिम्बिक सिस्टम कंटेन्स ग्लैंड्स विच हेल्प्स टू रिले इमोशंस, ठीक है। इसमें मतलब ग्लैंड्स होते हैं लिम्बिक सिस्टम में, जो मदद करते हैं, फंक्शन क्या है उनकी, इमोशंस के साथ, ठीक है। मिनी हार्मोनल रेस्पॉन्सेज दैट द बॉडी जनरेट्स और इनिशिएटेड इन दिस एरिया, ठीक है। मिनी हार्मोनल रेस्पॉन्सेज दैट द बॉडी जनरेट्स और इनिशिएटेड इन दिस एरिया, जितने भी हार्मोनल रेस्पॉन्सेज होती है जो बॉडी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, वो कहाँ पे इनिशिएट होते हैं? इस एरिया में, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड्स द एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में बस ये याद रख लेना कौन कौन सा ऑर्गन आता है, फिर आपको खुद आएगा, ठीक है, कौन कौन सा पार्ट आता है। इसमें आता है एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। अब हम देखेंगे एमिगडाला क्या होता है। द एमिगडाला हेल्प्स द बॉडी रेस्पॉन्ड्स टू इमोशंस, मेमोरीज एंड फियर। ये किस काम आता है? एमिगडाला, ये काम, इसका काम क्या होता है, मतलब हेल्प्स द बॉडी रेस्पॉन्ड्स तो इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को रेस्पॉन्ड कर लेना, मेमोरीज एंड फियर को, ठीक है, कौन मदद कर लेता है? एमिगडाला। उसके बाद हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का फंक्शन क्या होता है? दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज यूज्ड फॉर लर्निंग मेमोरी, ठीक है, स्पेसिफिकली कन्वर्टिंग टेम्पररी मेमोरीज इनटू परमानेंट मेमोरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिप्पोकैम्पस का फंक्शन ये होता है कि जो टेम्पररी मेमोरी होती है उनको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, विच कैन बी स्टोर्ड विद इन द ब्रेन, उसके बाद वो स्टोर रहते हैं, ठीक। हेल्प्स पीपल टू एनालाइज एंड रिमेंबर स्पाशियल रिलेशनशिप्स अलाउइंग फॉर एक्यूरेट मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस, आपको पता ही है, ये सारा आपको पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़, मैं इसीलिए तेज़ पढ़ा रहा हूँ इसको, आप ये मत समझ लेने कि समझा मतलब समझ ही नहीं आता है, वो आपको नर्वस सिस्टम में फिर भी पढ़ना है। यहाँ पे मैंने फिर से मतलब फिर भी ये लिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। द हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स मूड, थर्स्ट, हंगर एंड टेम्परेचर, ये आपको पता है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स ग्लैंड्स विच कंट्रोल्स द हार्मोनल प्रोसेस थ्रू द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट थैलेमस, ठीक है, ये किसके पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं? इसके लिम्बिक सिस्टम। द थैलेमस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, ये कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ ब्रेन। इट हेल्प्स टू कंट्रोल अटेंशन स्पान, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर लेता है कि इंसान का जो ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन होता है, कितने टाइम तक रह सकता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। किसी का अटेंशन स्पान ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत देर तक अटेंशन रखता है किसी भी चीज़ की तरह, कोई कम रख सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कौन कर लेता है उसको कंट्रोल? थैलेमस, ठीक। Sensing pain and monitors input that moves in and out of the brain to keep track of sensations the body is feeling, ठीक। उसके बाद ब्रेन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑल बेसिक लाइफ फंक्शंस ऑरिजिनेट इन द ब्रेन सिस्टम, ठीक है। जितने भी मतलब बेसिक लाइफ फंक्शंस होती है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ब्रेन सिस्टम से, ठीक। इंक्लूडिंग हार्ट बीट जो होती है, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग, ये कहाँ से मतलब ये होती है ऑरिजिनेट? ब्रेन सिस्टम से, ठीक। इन ह्यूमन्स दिस एरिया कंटेन इज द मेडुला, मिड ब्रेन एंड पॉनस, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है ब्रेन सिस्टम में क्या आता है? मिड ब्रेन, पॉनस, ठीक है, पॉन्स वेरली,
एंड मेडुला, ठीक, याद रख लेना। यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे मिड ब्रेन, ठीक। इट्स मेड अप ऑफ टेगमेंटम टेगमेंटम एंड टेक्टम। जो मिड ब्रेन होता है बना होता है टेगमेंटम एंड टेक्टम। दीज पार्ट्स ऑफ ब्रेन हेल्प टू रेगुलेट बॉडी मूवमेंट, विजन एंड हियरिंग। जो ये पार्ट्स होते हैं ना, मिड ब्रेन का फंक्शन याद रखो, इसका फंक्शन है बॉडी को रेगुलेट, बॉडी मूवमेंट्स को रेगुलेट कर लेना, विजन को और हियरिंग को, ठीक है। उसके बाद पॉन्स वेरेवली, इसका फंक्शन क्या है? इट्स इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन नेसेसरी एनालिसिस और मोटर कंट्रोल। द पॉन्स आल्सो क्रिएट्स द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नेसेसरी फॉर स्लीप। उसके बाद मेडुला, मेडुला इट मेंटेन्स वाइटल बॉडी फंक्शन सच एज द हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, ठीक है, या रेस्पिरेटरी रेट। उसको क्या कर, उनको क्या करता है, मेंटेन या कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, कौन? मेडुला। देखो ये हम आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ना है अलग चैप्टर में, ठीक है, नर्वस सिस्टम में, आप कंफ्यूज मत होना प्लीज। उसके बाद न्यूरॉन, जिसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा इस साल, ठीक। न्यूरॉन क्या होती है ये हम देखेंगे पहले। द न्यूरॉन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है, जैसे कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इस तरह न्यूरॉन भी होती है। न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दे ट्रांसमिट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट ये सेल्स होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं चाहे केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नियरली 86 बिलियन न्यूरॉन्स वर्क टुगेदर विद इन द नर्वस सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ बॉडी। मतलब 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं, एक नर्वस सिस्टम में होते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं विद द रेस्ट बॉडी के साथ, ठीक है। They are responsible for everything from consciousness and thought to pain and hunger. There are three primary types of neurons: sensory neuron, motor neuron, and interneurons. कौन कितने टाइप्स है? तीन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन। ये आपको नहीं पढ़ना है, मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वहाँ पे पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे। द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरॉन और द सोमा सेल बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इसकी सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। ये क्या बनाई मैंने? सेल बॉडी, ये है सेल बॉडी। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा CB, ठीक है, सेल बॉडी। और क्या होता है इसमें? एक्सॉन होता है, अ लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे देखो, इसको, इस पॉइंट को समझाता हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं सेल बॉडी बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इसने डायग्राम में क्यों इसको, देखो यहाँ पे डायग्राम है ना। यहाँ पे देखो बीच में क्या है? ये है सोमा सेल बॉडी, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। मतलब ये सारी ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या है? सेल बॉडी, या इसको हम कहते हैं सोमा, ठीक। अब ये वाली जो पोर्शन है, ये प्रोजेक्शन, ये इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन, आपको पता होगा, ठीक है। जो एक्सॉन है ये क्या करती है? इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। जो एक्सॉन होती है ये सिग्नल को लाती है कहाँ से? सेल बॉडी से, और अवे लेती है फ्रॉम द सेल बॉडी। और जो डेंड्राइट्स होते हैं, उसके बाद डेंड्राइट्स यहाँ पे देख सकते हैं, दे ट्रांसमिट द सिग्नल टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है, बट द एक्सॉन ट्रांसमिट द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो किसकी तरफ सिग्नल लेती है? सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। इनमें होते हैं जो सेल बॉडी होते हैं ना, इसके बाहर भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद जो यहाँ पे ये होता है ना, ये वाला पोर्शन, नोड ऑफ रेनवियर किसको कहते हैं? यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, इसको इरेज कर लेता हूँ। ये वाला पोर्शन, ये है ना, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और जो एक्सॉन होती है ना, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, एक माइलिन शीट का बना होता है, ठीक है, माइलिन शीट, ठीक। और माइलिन शीट मतलब ये कौन बनाते हैं? श्वान सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। हम बोलते हैं ना माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड ये न्यूरॉन्स, ठीक है। माइलिनेटेड मतलब जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, नॉन माइलिनेटेड जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उनमें भी होती है श्वान सेल, इनमें भी जो इनमें होती है ना, जो माइलिनेटेड नर्व सेल, सॉरी माइलिनेटेड नर्व्स होते हैं, उनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से देख लेना और नजर देना, ठीक है। यह हम फिर भी पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या क्या मैंने बोला। इसमें सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव, मैंने आपको बोला, मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन्स से लेते हैं, फिर कहाँ पे? टुवर्ड्स द सेल बॉडी देती है न्यूर मैसेज, ठीक है।
साइनेप्सिस क्या होती है? स्पेशलाइज्ड जंक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है, ये न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। अब हम देखेंगे एक एक करके सेल बॉडी। पहले हम देखेंगे डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट क्या होती है? दीज आर द ब्रेन लाइक branch like structures extending away from the cell body, ठीक है, away from the cell body, and their job is to receive messages from the other neurons and allow those messages to travel to the cell body। ये आपको मैंने बोला। उसके बाद सेल बॉडी, लाइक अदर सेल्स ईच न्यूरॉन हैज ए सेल बॉडी और सोमा दैट कंटेन्स ए न्यूक्लियस। मैंने आपको बोला इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है? स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होता है, गोल्गी अपैरेटस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंड अदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन। Axon, it's a tube-like structure that carries an electrical impulses from cell body or from another cell's dendrites to this structures or at opposite ends of the neuron, that's axon terminals, which can pass the impulse to the another neuron। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं ना, या साइनेप्टिक नॉब्स हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं एंड पे। तो जो एक्सॉन्स होते हैं इन्हीं की तरफ सिग्नल लेते हैं, सेल बॉडी से यहाँ ऐसे इनकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे फिर एक्सॉन्स की मतलब जो टर्मिनल्स होते हैं उनकी, उनसे फिर मतलब जो बाकी जो एक्सॉन्स होते हैं उनकी तरफ जाती है ये सिग्नल, ठीक। साइनेप्स क्या होती है? इट्स द केमिकल जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, सॉरी एक्सॉन है, ये इसके साइनेप्टिक नॉब्स, ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, और यहाँ पे ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स है। मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है, इसके डेंड्राइट्स है। अब यहाँ पे जो ये गैप बन गई ना ये वाली, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स क्या होती है? ये इट्स द गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल कौन से वाले हैं? ये वाले, मतलब साइनेप्टिक नॉब्स और डेंड्राइट ऑफ द अंदर अनदर न्यूरॉन, इनके बीच में जो गैप होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। It's not a physical component of cell but rather a name for the gap between two cells, the presynaptic cell giving the signal, presynaptic cell जो सिग्नल दे रही है, and the postsynaptic जो सिग्नल ले रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो सिग्नल दे रही है प्रेसिनेप्टिक, और पोस्ट साइनेप्टिक क्या होती है? जो सिग्नल लेगी, जो सिग्नल रिसीव करेगी। उसके बाद नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबल रिएक्शन एट द साइनेप्स। देखो, साइनेप्स होती है इलेक्ट्रिकल होती है या तो केमिकल, ठीक है। जो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन केमिकल कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। केमिकल साइनेप्स या केमिकल इसमें जो साइनेप्स होती है, ठीक है, इनमें क्या होती है? इनमें जो एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होता है, ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू द अनदर इन एन इलेक्ट्रिकल। अगर इलेक्ट्रिकल की हम बात करेंगे, ठीक है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रिकल रिएक्शन की बात करेंगे, इनमें कोई ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ वन सेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एन एडजेसेंट सेल, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ये जो सिग्नल होती है ट्रांसमिट होती है। इनमें फास्ट कौन सी वाली होती है? जो इलेक्ट्रिकल होती है दैट्स फास्ट, ठीक है, याद रख लेना, केमिकल वाली स्लो होती है। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन, ठीक है। मेरा गला पूरा बैठ गया, अल्लाह कसम। आप लोग मतलब आपने एनालाइज भी किया होगा, ठीक। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन। ह्यूमन परस्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस एंड डिटरमाइन मोटर मूवमेंट ऑफ बॉडी। One became aware of world by way of sensation. Sensations can also be protective to the body by registering environmental cold or warm and the painful needle prick. Broadly, these sensations can classify into two categories. Sensations का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन जो परस्यू करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, ठीक है, वो एंड डिटरमाइन मोटर मूवमेंट ऑफ बॉडी। वन बिकम अवेयर ऑफ वर्ल्ड बाय वे ऑफ सेंसेशन। जो एक इंसान इंडिविजुअल होता है वो पूरे वर्ल्ड का क्या बन सकता है? अवेयर बन सकता है बाय मीन्स ऑफ दीज सेंसेशंस, ठीक है। सेंसेशंस कैन आल्सो बी प्रोटेक्टिव टू द बॉडी। सेंसेशंस की वजह से मतलब एक इंसान की जो बॉडी होती है वो बच सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको नीडल प्रिक हो गया तो वो जल्दी उठाता है ना, हाथ उठाता है, किसी भी जगह उसको प्रिक हो गया जल्दी उठाता है, तो उसकी वजह से बॉडी प्रोटेक्शन होता है। या कोल्ड या वार्म उसको लग जाता है ना, इंसान को फील होता है क्या कोल्ड है क्या वार्म है, तो जल्दी उठा लेता है, तो अपने आप को बचा लेता है, ठीक। और इनको अब हमने क्लासीफाई किया, ठीक है, दो कैटेगरीज में। पहला है जनरल सेंसेशन, उसके बाद है स्पेशल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन में क्या आता है? इट इंक्लूड्स टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रेशन, प्रोप्रेसेप्शन, ठीक है, एंड प्रेशर।
जो जनरल सेंसेशन होती है ना, इसमें क्या आती है, टच आता है, इसमें पेन आते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, प्रोप्रियसेप्शन आता है इसमें, एंड प्रेशर आता है इसमें, ठीक। जो स्पेशल सेंसेशन आती है इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स विजन, ठीक है, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल और स्पेशल सेंसेस विच कन्वे सेंसेशंस टू ब्रेन थ्रू क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। जो ये भी सेंसेस होती है, चाहे विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, ये सारे जो सेंसेस होती है ये कहाँ पे पहुंच जाती है, ब्रेन के पास, किन के थ्रू, क्रेनियल नर्व्स के थ्रू, ठीक। ऑल थ्री सेंसेशंस बिगिन विद स्किन रिसेप्टर्स, जितनी मतलब ये थ्री सेंसेशंस होती है ना, ये कैसे बिगिन होती है, स्किन रिसेप्टर्स होती है, ठीक है, स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से, एंड गेट कन्वेड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल न्यूरॉन्स टू द ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल न्यूरॉन्स के थ्रू ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ब्रेन के पास, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ सेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके सिलेबस में है, एग्जाम में आएगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। पहले होते हैं रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी को टच लग गया, प्रिक लग गया, स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन रिसेप्टर्स वो क्या करेंगे सिग्नल को, ठीक है, कन्वर्ट मैकेनिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे भी होते हैं इंसान के बॉडी में, वो क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे, जो मैकेनिकल सिग्नल होती है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। उसके बाद नर्व फाइबर्स, ठीक है, उसके बाद नर्व फाइबर्स ये क्या करते हैं, कन्वेज द सेंसेशन फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये कन्वे करते हैं, जो इंसान की जो कन्वे सेंसेशन करती है फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पाइनल पाथवे, दे ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द थैलेमस, जो स्पाइनल पाथवे होती है, ये पाथवे होती है स्पाइनल में, ठीक है, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द थैलेमस, ठीक है। उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स का मैंने आपको बोला है, इन्फॉर्मेशन को एनकोडेड एंड इंटरप्रेटेड, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर लेता है और उसको इंटरप्रेट करता है, क्या इससे इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सेंसेशन सेंसेशन आपको मिल लेता है, ठीक है। ये था प्रोसेस ऑफ दिस सेंसेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आई एम सो सॉरी, मेरा आज सर ठीक नहीं था, फिर भी मैंने आपके लिए लेक्चर दिया, और मेरा खुद का भी एक्सटर्नल एग्जाम है, ठीक है, फिर भी आपके लिए लेक्चर एक दिया ताकि सोचा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप वो इंपॉर्टेंट है इसमें, बस बाकी जो आपको पढ़ना है वो आपको नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। और जो लास्ट वाला टॉपिक था सेंसेशन, ये भी आपको मतलब इसी में पढ़ना था, बाकी आपको वहाँ पे पढ़ना है, फिर भी मैंने यहाँ पे इतना कुछ बोला, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।